इन एनी एप्लीकेशन, राइट, इन वेब एप्लीकेशन। सो एक होता है उसका फ्रंट एंड पार्ट, एक होता है एप्लीकेशन सर्वर। कुछ कंपनी इसी पे अपना वेब सर्वर भी डिप्लॉय करके रखती है, और कुछ कंपनी का वेब सर्वर अलग होता है। ओके, सो वेब सर्वर का काम होता है दो मीडियम के बीच में कम्युनिकेट स्टार्ट करना। तो अभी आप उसको वेब सर्वर समझो या ऐप सर्वर समझो, दोनों एक ही चीज है बेसिकली। प्रैक्टिकली एक चीज नहीं है। ऐप सर्वर पर सिर्फ बिजनेस लॉजिक होता है, वेब सर्वर पे कम्युनिकेशन कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है, उसका कोड होता है। एंड द लास्ट इज द डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस क्या है? एक स्टोरेज है। फ्रंट एंड जहां से यूजर काम करता है। सो फ्रंट एंड से यूजर कौन कौन सा काम करता है? Create, delete, update, read. क्रिएट, Read, रीड, अपडेट update, एंड delete. डिलीट। CRUD operations. CRUD ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। डेटाबेस में भी अगर क्रिएट करना होता है तो क्या करता है वो? इंसर्ट। रीड करना होता है तो सेलेक्ट। अपडेट करना होता है तो अपडेट। एंड डिलीट करना होता है तो डिलीट करता है। Delete. यही चार काम करता है वो डेटाबेस में भी, जो हमने अभी अपना देखा है। नाउ अब फ्रंट एंड से जो भी यूजर काम करता है तो बिजनेस लॉजिक के पास जाता है उसका सारा रिक्वेस्ट। दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैन बी एनीथिंग। आप बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहे हो फेसबुक पे, दैट इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट। आप 100 रुपीज पेटीएम से ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट। सो यूजर कुछ भी चीज अगर फ्रंट एंड से भेजता है, दैट इज नोन एज ए रिक्वेस्ट। फाइन। सो वो रिक्वेस्ट जाता है। तो जब रिक्वेस्ट यहां पर आता है तो वो रिक्वेस्ट के ऊपर बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट होता है और देखता है 100 रुपीज रिचार्ज करना है या 100 रुपीज किसी को सेंड करना है। जब सेंड करना है तो वो चेक करेगा कि अच्छा, सेंड करने के लिए रेसिपिएंट का हमारे पास यूपीआई नंबर होना चाहिए, वो है कि नहीं है। अगर रिचार्ज करना है तो ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका हमारे पास डिटेल है कि नहीं, अकॉर्डिंगली वो चेक करता है, राइट। नाउ अब एज्यूम करो कि मेरा जीवाई पार्ट बना ही नहीं है। दिस जीवाई पार्ट इज नॉट डेवलप। और अभी ठीक है, अभी मत एज्यूम करो। अब बेसिकली क्या होता है ना, कि जब यहां से रिक्वेस्ट जाता है, फाइन, जब यहां से रिक्वेस्ट जाता है, सो वो क्या चेक करता है कि ठीक है, जो भी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना है हम कर दिए, लेकिन उसके बाद इसके पास भी आउटपुट तो आता है डेटा का। जैसे आपने पोस्ट फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, तो जब पोस्ट लिखा, जब सबमिट करते हो पोस्ट को, तो पोस्ट कहाँ जाता है? आपके लिए जो फेसबुक का डेटाबेस है उसमें दिखाएगा इस यूजर ने ये पोस्ट सेंड किया है, एक टेबल में जाके स्टोर होगा। लेकिन वो ऐप सर्वर तो चेक करेगा ना कि अच्छा, ये यूजर कर क्या रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो ये डेटा हमें वहां भेजना है डेटाबेस पर, राइट। सो वो डेटा को सेंड करता है। तो जब पोस्टमैन यही सारा काम, क्योंकि यूजर फ्रंट एंड से यही तो चार काम करता है, तो जब एप्लीकेशन सर्वर भी तो इसी चार काम को, कम से कम इस चार काम को एग्जीक्यूट करेगा। पांचवा काम कुछ और हो सकता है, 10वां काम भी कुछ हो सकता है। n number of work can be there, but at least these four things need to be executed, right। तो जब पोस्टमैन यही काम करता है, सो ध्यान देना गाइस, ये बार बार आप लोग पूछोगे मुझे पता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अभी आप समझ लिए ना, तो आपको एपीआई टेस्ट करने में मुश्किल से 5% चैलेंज होगा। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एपीआई का, ये आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा। सो जब ऐप सर्वर यही काम करता है ना, तो वो बोलता है मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो बेसिकली डेटाबेस में क्रिएट ही, लेकिन मैं जो यहां से चलाऊंगा ना, उसको मैं एक अपना नाम दूंगा पोस्ट। जब रीड करना होगा तो मैं गेट करूंगा, जब अपडेट करना होगा तो मैं पुट करूंगा, और जब डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, डिलीट मेरा चलेगा। तो यही चार काम यूजर करता है जब फ्रंट एंड से,
जब डेटाबेस, जब आपके पास, जैसे हमने अपने डेटाबेस पे काम किया, तो हमारे पास डेटाबेस हमने खुद का क्रिएट किया, डायरेक्टली हम डेटाबेस पे काम कर रहे थे ना। तो जब डायरेक्टली डेटाबेस पे काम कर रहे थे तो हम इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट ये चीजें लिख रहे थे। आप जितनी भी क्वेरी देखो, ज्वाइन की क्वेरी डेटा फेच करते थे ना। Yes, डेटा sir. डेटा फेच करते थे तो क्या लिखते थे? सेलेक्ट लिखते थे, कंडीशन पास करते थे, वेयर क्लॉज लगाते थे, हैविंग क्लॉज लगाए, परसेंट साइन लगाए, सब जगह हम तो सेलेक्ट ही लिखते थे ना। फेच करने समय डेटा को कभी भी रिट्रीव करना है डेटाबेस से, वी ऑलवेज यूज सेलेक्ट कमांड, Select query. राइट, सेलेक्ट क्वेरी। सो यही काम जब मैं मिडिल मिडिल लेयर जब ये काम करता है तो वो उसे अपना नाम दिए हुए है। सो कैन वी से दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन and this is equal to this one, Yes, this is sir. right. ये सेम है ना सारा। नाउ दिस इज, जब GUI से हम काम करते हैं तो ये काम करता है यूजर, एंड दिस इज नोन एज फंक्शनैलिटी। यही तो फंक्शनल काम करता है ना यूजर। जब डेटाबेस से हम यही काम करते हैं, सो ये क्या कहलाता है? मेरा क्वेरी लिख रहे हैं हम, राइट। अब यहां से जो काम होता है, दिस इज कॉल्ड, इसे एक अलग नाम इसने दिया, एंड दिस इज कॉल्ड मेथड। दिस इज कॉल्ड मेथड्स। क्लियर है इतना? दिस इज फॉर रिक्वेस्ट पार्ट। कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? सर ऐप सर्वर को हम बैकएंड बोल सकते हैं ना? नो, अभी नहीं। ऐप सर्वर इज द एप्लीकेशन सर्वर, मिडिल लेयर बोलते हैं उसे, नॉट अ बैकएंड। बट बिजनेस लॉजिक तो इसमें ही होता है ना सर? बिजनेस लॉजिक is, yeah, app server. Backend is always database. This is not a backend. ओके सर. ठीक है, ये काम होता है। इतना पार्ट क्लियर है ना अभी? यस सर. now the next part. अब ये रिक्वेस्ट है हमारा जा रहा है। नाउ तो डेटाबेस ने जब कुछ लिया तो ये रिस्पॉन्स भी करेगा इसे। तो ये रिस्पॉन्स हमेशा, ना डेटाबेस न्यूमेरिक फॉर्म में करता है। ऑलवेज न्यूमेरिक फॉर्म में करता है, एंड दीज न्यूमेरिक फॉर्म्स आर लाइक 200, 201, 202, 301, 302, और भी 3 का सीरीज होता है, बट अभी 404, 400, 401, 404, 404 से आप लोग बहुत ज्यादा एक्वेंटेड होगे, आपने देखा होगा। देन 500, 502, 501, 503, ये रिस्पॉन्स हमेशा न्यूमेरिक फॉर्मेट में करता है, एंड इस न्यूमेरिक फॉर्मेट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स कोड, और इन अनदर टर्म HTML रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड रिस्पॉन्स कोड।
ये जब आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब ये रिस्पॉन्स वेब सर्वर पे आया, ये रिस्पॉन्स यहां पर आया, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स केम टू दिस प्लेस। ना ये क्या करता है ना, यहाँ पर कोड लिखा होता है। अब अगर फ्रंट एंड पर 201 202 आया, देन वी कैनॉट अंडरस्टैंड एट एंड यूजर कि इसका मतलब क्या है, 201 क्या दे रहा है। सो डेटाबेस डेवलपर, इसे मैं यहाँ रखता हूँ, एंड ऐप सर्वर या वेब सर्वर, वेब सर्वर पे रिस्पॉन्स आया ना। अब क्या करता है डेवलप, जो डेवलपर होता है, ये जो डेवलपर होता है, ये क्या करता है, इस कोड को यूजर फ्रेंडली मैनर में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो अब एंड यूजर को रिस्पांस मिलता है, वो रिस्पांस आपको ऐसे आएगा। यूजर आईडी क्रिएटेड, पासवर्ड अपडेटेड, या आप अपना इनबॉक्स पेज देखते हो, लेट्स से ऑर्डर हिस्ट्री देखते हो, जो भी आपने अपना प्रोडक्ट परचेज किया होगा, अकाउंट deleted. These response code gets converted in the user friendly manner. ये response code कौन सा किसका है वो सब आगे हम देखेंगे। ये सारा यूजर फ्रेंडली मैनर में कन्वर्ट करता है कौन, डेवलपर, ऐप सर्वर पर होता है, और ये फ्रंट एंड में जीयूआई पार्ट पे दिखता है। ये जीयूआई पे दिखता है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ यूजर क्रिएट हो गया या मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, वॉट एवर। ठीक है, क्लियर है गाइस, इतना पार्ट क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ नाउ दिस पार्ट इज क्लियर। अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। ये मेथड को छोड़ दो, अभी मेथड हम आगे देखेंगे और क्या है। ये चीज दोनों आपको समझ गया ना, कैसे फ्लो चल रहा है मेरे एप्लीकेशन का। पेमेंट सक्सेसफुल, आपने पेमेंट किया, रिचार्ज सक्सेसफुल, दिस मैसेज यू रिसीव, राइट। ना अब एक एग्जांपल लो आप इसी चीज का।
देखो दो चीजें, एक मेरा मेक माई ट्रिप है और एक एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी आप ले लो, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, वॉट एवर द कंपनी, इंडिगो, वॉट एवर, कोई भी आप ले सकते हो या सब कोई ले सकते हो। सो मेक माई ट्रिप का अपना, या मेक माई ट्रिप की जगह आप यहाँ पे ट्रिवागो ले सकते हो। आपने तो सुना होगा ट्रिवागो, होटल का प्राइस बताता है कंपेयर करके, राइट? यस सर। सो देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ, ऐसे आपको बहुत सारे बिजनेस हैं जो ये बताते हैं, राइट? सो आप किसी को भी ये कर सकते हो। सो ना, मेक माई ट्रिप का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सो मेक माई ट्रिप पे यूजर आता है और फ्लाइट सर्च करता है, तो वो रिक्वेस्ट मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन सर्वर में गया, राइट? अब मेक माई ट्रिप का डेटाबेस फ्लाइट का प्राइस दिखा सकता है? नहीं सर। क्यों? सर डेटाबेस में तो बस जो यूजर के पासवर्ड्स होंगे वही होंगे ना, और जो कॉस्ट है वो एयरलाइन के डेटाबेस में होगी। यस, वो तो, और एयरलाइन के डेटाबेस में वो प्राइस तो एयरलाइन में फ्लक्चुएट करता होगा। जैसे जैसे सीट फिल होते जा रहा है प्राइस इंक्रीज होते जाएगा, यस। राइट? तो एयरलाइन के डेटाबेस में उसका प्राइस होगा, मेक माई ट्रिप के डेटाबेस पे तो होगा नहीं, राइट? दूसरा, एयरलाइन सर्विस, इसका मतलब है कि यूजर का रिक्वेस्ट ऐप सर्वर के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आता होगा। यस। कायदे से तो यही होता होगा ना, कि डेटाबेस में तो है नहीं उसके प्राइस, प्राइस तो डायनेमिक चेंज हो रहा है ना एयरलाइन का। सो दिस रिक्वेस्ट डायरेक्टली कम टू हियर, ऐप सर्वर के बाद यहाँ आता होगा, एयरलाइन के डेटाबेस में। एयरलाइन के डेटाबेस में आता होगा, राइट और रॉन्ग? अभिषेक, गौरी, अखलाक, प्रशांत, विपुल, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अभिषेक, आप चैट पे लिख के भेज दो। प्रियंका, यस सर। म्यूट कर लो यार, अभिषेक आवाज नहीं आ रही ना, तो नॉइज आ रहा है। सो यू एवरीवन एग्रीज, राइट? सर एक कंडीशन और भी हो सकती है। व्हाट? सर जो एमएमटी का जो एपीआई है वो एयरलाइन के एपीआई से कनेक्ट करे, और डाटाबेस जो एयरलाइन का पहले वो एयरलाइन के एपीआई पे भेजेगा उसका डाटा, वो फिर कन्वर्ट होगा एमएमटी के ऐप सर्वर पर। मे भी ऐसा हो सकता है। क्या 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 समझा नहीं, फिर से रिपीट करना। जो एमएमटी का जो हाँ हाँ, एपीआई है बीच मिडिल लेयर, वो कनेक्ट करेगा एयरलाइन के मिडिल लेयर से फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट। अच्छा। और जो एयरलाइन वाला जो एपीआई होगा वो अपने हम्म, डाटाबेस से फ्लक्चुएट कर सकता है ना, कनेक्ट करके एमएमटी वाले एपीआई को। मे ओके बी। ओके, सी, लक्ष्य, आप एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट? यस सर। नाउ लक्ष्य, इफ आई से, मैं आपके घर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आपके बेडरूम में, आपके किचन में, आपके हॉल में जाना चाहता हूँ, विल यू अलाउ मी? नो सर। राइट? मैं बोला कि अच्छा ठीक है, लक्ष्य अपने बेडरूम में नहीं जाने दे रहा, अपने किचन में नहीं जाने दे रहा, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, बहुत पर्सनल प्लेस है वो घर का, राइट? सो दैट इज द डेटाबेस, आप मुझे यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हो। गॉट इट? यस। ठीक है ना एवरीवन ना, आप मुझे ये अलाउ नहीं कर रहे हो। अब, अच्छा सर, आप अपने घर का अभिषेक बेडरूम अपने पड़ोसी के साथ शेयर करोगे? नो सर। फिर
डेटाबेस इतना सिक्योर प्लेस होता है कि हम अगर दूसरे कंपनी को अपने डेटाबेस में एंट्री करने देंगे तो फिर तो हो गया काम खत्म, मेरे सारे कस्टमर को वही लेके चला जाएगा। इसलिए डेटाबेस में कोई किसी को एंटर करने नहीं देता है। और दूसरी चीज, मेक माई ट्रिप की औकात होगी 1,000 करोड़ की कंपनी, 2,000 करोड़ की कंपनी होगी, और एयर इंडिया, जेट एयरवेज 50,000 करोड़ की कंपनी है, राइट। सो डेटाबेस में तो एंट्री करने नहीं देंगे। अब बचा कि दूसरा, लक्ष्य ने बोला ये इससे कनेक्ट करता है, तो लक्ष्य डायरेक्ट मैं ये तो मेक माई ट्रिप से 50 चीज मेरे पास भेजेगा। आपका कुरियर आने वाला है लक्ष्य फ्लिपकार्ट से, आपके पड़ोस में भी 50 लोग का कुरियर आने वाला है, ठीक है। ओके। अब हर कुरियर वाला आके, डिलीवरी पर्सन आके आपसे हर किसी का एड्रेस पूछे, आप क्या करोगे? मैं नहीं बताऊंगा सर। भगा दोगे ना, एक दो को बताओगे, बाकी को भगा दोगे। मुझे यस। क्या पता, देखो एड्रेस लिखा होगा वहां से लो। आपका जब कुरियर वाला आएगा तब आप अपने कुरियर को लोगे, राइट। आप यस सर। तो आपने जो ऑर्डर किया है उसी को लोगे ना, यस। स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक थिंग। तो बिजनेस ओनर ये है, एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर ये बोलता है, जीवाई पे नहीं जाएगा अमित, अभी देखो ध्यान दो। ये बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे थ्रू मेरे पास बिजनेस तो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हें हम अपने बेडरूम और प्राइवेट घर का जो स्पेस है वहां पे एंट्री दे देंगे, क्योंकि हमारी औकात तुमसे बड़ी है। मेरी एयरलाइन सर्विस की वजह से इसका बिजनेस चल रहा है ना, एमएमटी का। इंडिया में 50 हजारों होटल हैं, सारे होटल वाले बोल दे कि नहीं हम ओयो रूम को नहीं देंगे अपने डेटाबेस का एक्सेस, ओयो रूम अगले दिन बंद हो जाएगा ना, यस सर। राइट। तो बोलता है हम, ठीक है तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस आ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम तुमको अपने पूरे घर में घुसने देंगे। और घर में घुसने के एप्लीकेशन में क्या सेंस होता है डेटाबेस में? तब ये बिजनेस ओनर बोलता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना के यहां पे रख देता हूं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर मैंने बना के रख दिया, अब तुम्हें जो भी काम है तुम वो रिक्वेस्ट इसे भेजो, ये इस रिक्वेस्ट को मेरे पास भेजेगा। इसका ओनर कौन है इस सॉफ्टवेयर का? एयरलाइन। एयरलाइन। तो जब ओनर एयरलाइन है तो यही डिसाइड करेगा ना कि तुम तो 50 चीज भेजो हमारे पास, हम 50 नहीं लेंगे, हम सिर्फ अपने काम की चीज लेंगे। फिल्टर आउट कर दिए, राइट। और ये रिक्वेस्ट अब जाएगा मेरे डेटाबेस में, मेरा डेटाबेस रिस्पांस देगा, ये रिस्पांस इसे भेज देगा, और ये तुम्हें भेजेगा रिस्पांस। तुम इस रिस्पांस को अपने कस्टमर को दिखा दो, दोनों का काम हो गया। मैं अपने डेटाबेस में अपने घर में दूसरे को घुसने भी नहीं दिया, सिक्योर प्लेस है मेरा, करप्ट कर सकता है। सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है? व्हाट दिस सॉफ्टवेयर इज डूइंग बेसिकली? मीडिएटर का। मीडिएटर का, बिहेविंग लाइक ए इंटरफेस, इजंट इट? एक तरह से इंटरफेस की तरह काम कर रहा है ना। इंटरफेस का डिक्शनरी मीनिंग आप लोग देखना, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग टू सिस्टम।
ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा, रुक जाओ दिखाई देता हूँ फिर। डिक्शनरी में द वे अ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन और रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट। इंटरफेस क्या कर रहा है, दो सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है ना। हिंदी में समझना है या इंग्लिश में समझना है? जैसे सर मॉडर्न। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है, दो सिस्टम को बेसिकली कनेक्ट करने का काम करता है इंटरफेस। सो दिस इज इंटरफेस एंड दैट्स, ये एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, छोटा सा एक प्रोग्राम होता है विच वी कैन नॉट सी। प्रोग्राम हमें दिखेगा नहीं, कोड दिखेगा, लेकिन उसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, जिसे आप देख सकते हो, जैसे पेटीएम का एप्लीकेशन आप देखते हो ना स्क्रीन पे जो आता है। यस सर। नॉट मोडम, कैन यू से मोडम कह सकते हो। जैसे पेटीएम का स्क्रीन आप देखते हो, तो वैसा स्क्रीन इस प्रोग्राम का नहीं होता, इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन होता ये भी सॉफ्टवेयर ही है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन programming interface, and in short this is called API। अब ये दो सिस्टम के ही बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था। मल्टीपल सिस्टम के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के बीच में भी हो सकता है। जैसे आप पेटीएम से एयरटेल का अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो या बिल जमा करते हो एयरटेल का, तो एयरटेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कटता है। तीन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया ना, पेटीएम, एयरटेल एंड योर बैंक, राइट। सो मल्टीपल सिस्टम के भी बीच में कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये फ्रंट एंड और मिडिल लेयर इनके बीच में भी तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है ना। यस सर। तो यहां पर भी एपीआई होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जहां कनेक्ट करते हैं, तो बिना एपीआई के हम कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना, एपीआई का रोल क्या है। यस सर। यस सर। ना, अब मान लो एपीआई तो अभी एपीआई तो आया बहुत, तो हाल फिलहाल में आया, 2010 के आसपास से एपीआई मार्केट में आया है। आया तो 2008-9 के आसपास, पर 2010 से लोगों ने इसे यूज करना स्टार्ट किया। बट ये शुरू में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर होता है। तो इसको मैच्योरिटी आने में 2014-15 के आसपास ये थोड़ा मैच्योर हुआ, तब लोगों ने इसे यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, 15 से। और जब 15 के बाद से स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो आप देखो 2015 के बाद से मोबाइल एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई। फेसबुक पे मल्टीपल एडवर्टीजमेंट चलने लगे, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं सब इसी के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। 2015 आते आते तो ना ये धीरे धीरे मार्केट में अपना एक पैर जमाना, ये कह लो कि लोगों को रिलाय होने लगा कि यस दिस इज द गुड वे टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, टेक्निकल लोगों ने, एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी।
लेकिन अब ये तो 2010 के बाद आया, तो मेक माई ट्रिप तो 2000 से चल रहा है इस। और एप्लीके छोड़ दो मेक माई ट्रिप, एप्लीकेशन भी तो पहले बनता ही था। एक ही एप्लीकेशन है, मान लो मल्टीपल इंटरफेस के साथ कनेक्शन नहीं था, मल्टीपल सिस्टम के साथ, लेकिन 3 लेयर तो उस समय भी थे। तो एपीआई 2010 में आया, तो पहले कैसे काम करता था एप्लीकेशन? तो पहले जो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी थी, दैट इज कॉल्ड वेब सर्विस। दैट इज नोन एज वेब सर्विस। तो ये जो वेब सर्विस था ना, ये एपीआई ने क्या किया, बेसिकली उसी वेब सर्विस को रिप्लेस किया, इसका मतलब, राइट, उसी वेब सर्विस को रिप्लेस किया। तो वेब सर्विस और एपीआई, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और बेसिकली एपीआई ने वेब सर्विस को ही रिप्लेस किया और अभी भी करते जा रहा है। और दोनों में डिफरेंस क्या था? बेसिकली वेब सर्विस क्या था, वो भी यही काम करता था जो एपीआई करता है। दो सिस्टम को कनेक्ट करता था, डेटा का ट्रांसफर करता था, मीडिएटर का काम करता था, एज ए इंटरफेस वर्क करता था। लेकिन इसी इंटरफेस का काम करने के लिए यूजर के इतने 4 एक्शन होते हैं ना, इसी 4 काम, एक काम को करने के लिए डेवलपर को हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ता था, 10-10 हजार लाइन का कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, 10-10 हजार का कोड करना पड़ता था। और इसे टेस्ट करना भी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स था। तो जनरली क्या होता था कि टेस्टर बैठे रहते थे, बोलते थे ठीक है, जब जीयूआई बन जाएगा ना तब हम टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन को। मेरा सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलप होता है तो सबसे पहले कौन सा पार्ट बनता है? एनी आइडिया? सर डाटाबेस। जीयूआई। एक सेकंड, और कोई बोल रहा था? अच्छा, डाटाबेस तैयार होता है। सबसे पहले डेटाबेस तैयार होता है, और पैरेलल में ऐप वेब एंड जीयूआई बनते रहता है। तो जब वेब सर्विस था ना, तब टेस्टर बोलता था यार पहले तो बन जाने तो, जीयूआई आएगा तब हम टेस्ट करेंगे। तो पहले क्या था ना कि जीयूआई को बनाने में मान लो कि 10 दिन लग रहा है पूरा जीयूआई डेवलप करने में, तो ऐप सर्वर और एंड वेब सर्वर को बनाने में 5 महीने लगते थे। अब 5 महीने तो टेस्टर बैठा हुआ है, ये बना के अपना बैठा हुआ है। अब इन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी तो डेटाबेस में चीजें जाएंगी। तो एक ये भी प्रॉब्लम था। अब क्योंकि इसको एक तो बिजनेस लॉजिक लिखना प्लस इंटरफेस का काम करने के लिए, वो गेट पोस्ट पुट डिलीट वाला काम करने के लिए 10-10 हजार लाइन का कोड डेवलपर को लिखना पड़ता था, तो वो अलग परेशान। सो पहला डिफरेंस इसका यही था, कॉम्प्लेक्स कोड। इसे बनाने में काफी कॉम्प्लेक्स कोड, डेवलपर को बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता था। और एपीआई में इजी टू राइट। जो वहां 10,000 लाइन का कोड करता था, यहाँ पे आपको 1,000-1,500 लाइन में हो जाता था। पहला चीज। दूसरा इसमें था कि ये बोलता था तुम जो रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना, रिक्वेस्ट ऑलवेज इन एस
SOAP, सोप के फॉर्मेट में लेंगे। रिक्वेस्ट हमेशा हम सोप के फॉर्मेट में लेंगे। सोप जो है एक नाम है, उसको बोलते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। दैट इज कॉल्ड सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये जितना सिंपल वर्ड आपको सुनने में लग रहा है नहीं, उतना ही कॉम्प्लेक्स था। इसने बोला कि मुझे तुम रिक्वेस्ट इन डेटा फॉर्मेट, मुझे तुम रिक्वेस्ट सिर्फ डेटा पे भेज दो, मुझे कोई भी वैसा ऐसा फॉर्मेट नहीं, क्योंकि इसमें भी तो डेटा ही जाता था, लेकिन उस डेटा को भेजने का फॉर्मेट अलग था। इसने बोला मुझे डेटा किसी भी फॉर्मेट में भेजो भाई, चलेगा, हमें डेटा से मतलब है। थर्ड, जो सोप रिक्वेस्ट होगा ऑलवेज इन सोप इन्वेलॉप में होगा। और ये बोला कि तुम डेटा मुझे हेडलेस डेटा भेज दो, किसी इन्वेलप की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है इन्वेलप करना, कि जैसे मान लो कि मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, और गिफ्ट मैंने दिया, दो तरीके से गिफ्ट आपको मिल रहा है। मैं दे रहा हूं पूरा एक कार्टन में डाला उस गिफ्ट को, रैपर लगाया उसके ऊपर, कलरफुल जो पेपर आता है, फिर अपना नेम का लगाया, फिर कुछ फ्लावर्स ऊपर से लगाए। बट आपको किस चीज से मतलब है, गिफ्ट से या उस कार्टन से? Gift. गिफ्ट से। सो दैट कार्टन इज ए इन्वेलप। और यहाँ पे बोला है सीधे आप गिफ्ट दे दो। गिफ्ट में कुछ तो रैपर नहीं लगा है ना, कोई कार्टन के अंदर नहीं है, सो दैट इज अ हेडलेस, राइट ना। टू टेस्ट सर्वर इज रिक्वायर्ड। इसको हम सर्वर के बिना कहीं टेस्ट ही नहीं कर सकते थे। इसे टेस्ट करने के लिए टेस्ट लोकल मशीन इज एनफ। मेरा लोकल मशीन है वो काफी है, मैं अपने लोकल मशीन पे ही इसको टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। फिफ्थ, heavy programming, and this is light programming. फाइन। ना, अब एक चीज यहां है, नोट कर लो इसे। All web services are API, but all APIs are not web service. ठीक है। अब इसका रीजन क्यों है? एपीआई के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। कुछ होता है पब्लिक एपीआई, कुछ होता है प्राइवेट एपीआई,
ऐसे एपीआई के दो तीन टाइप होते हैं। पब्लिक एपीआई का मतलब है, ये जो पब्लिक एपीआई होगा ना, these are web services. Private APIs are not web services. वो अपने पर्सनल काम के लिए मैंने बना रखा है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, आप इसे नोट कर लो या टेक ए स्क्रीनशॉट। ये चीज, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्विस एंड द एपीआई। फाइन। सो नाउ सोप का फुल फॉर्म, गौरी ध्यान दो, सोप का फुल फॉर्म मैंने दो तीन बार बताया है। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और इसे बनाया था वेब सर्विस को माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसे किसी इंडिविजुअल पर्सन ने बनाया है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, कोई बाहर का यूएस का या कहीं का पर्सन। सो दैट इज, ठीक है, क्लियर है इतना? सर जो हमारा ऐप सर्वर है वो भी एक तरह का एपीआई है ना? ऐप सर्वर इज नॉट एन एपीआई। ऐप सर्वर पे बिजनेस लॉजिक लिखा होता है। जैसे मान लो कि एक पेशेंट गया हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, ठीक है, डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, सो दैट इज, तब डॉक्टर डिसाइड करेगा ना इसकी सर्जरी करवानी है या सिर्फ मेडिसिन देना है। यस सर। सो डॉक्टर इज ए ऐप सर्वर। मेडिसिन देना है तो फार्मेसी स्टोर से आप दवा लेके चले जाओ, वो प्रिस्क्राइब कर देगा कुछ दवा। दैट इज वेब यस। सर्विस, दैट इज वेब सर्विस और एपीआई। सर्जरी करना है तो वो फिर से प्रिस्क्राइब करेगा सर्जरी, तो फिर उसका क्या होगा, ऑपरेशन थिएटर वगैरह रेडी किया जाएगा उसके लिए, उसके यस जो मेडिसिन। सो दैट इज द एपीआई और वेब सर्विस। सर, बट ऐप सर्वर भी तो डीबी को जीओए को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, बीच में मिडिल लेयर में। ऐप सर्वर, देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत सारे एप्लीकेशन पे ऐप सर्वर पे ही वेब सर्वर भी होता है, ठीक है। अच्छा, वेब एप्स, सर्वर आपस में कनेक्ट करता है। वेब सर्वर ही कनेक्ट करता है, ऐप सर्वर इंडिविजुअल है। ओके ओके। आपको 60% एप्लीकेशन में ऐप सर्वर वेब सर्वर एक ही जगह बना देते हैं, लेकिन जहां पे सिक्योरिटी एक कंसर्न होता है ना, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, वहां पे दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एक और पे दो से ऐप सर्वर को एक एपीआई कनेक्ट करती है। वहां पे भी एपीआई कनेक्ट करेगा, और वेब सर्वर पे आएगा रिक्वेस्ट। फाइनली ऐप सर्वर ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया, प्रेस्क्राइब किया मेडिसिन, राइट। अब उसके बाद एक वहां पे जूनियर स्टाफ है या कोई कंपाउंडर है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके दवा लेके आ गया। दैट इज यस कॉल्ड सर। वेब सर्विस और एपीआई। उसका काम क्या है, सिर्फ मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर देना, दैट्स इट। ओके सर। सो इतना क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। अब इमेजिन करो,
मेरा एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर आर रेडी, बन के रेडी हो गया है। डेटाबेस तो सबसे पहले बनता है, तो वो तो पहले ही बन गया फिर। बट जीवाई पार्ट में अभी काम चल ही रहा है, डेवलप हो रहा है। अब मुझे एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मेरा बिजनेस लॉजिक जहां लिखा हुआ है, वेब सर्वर भी बन के रेडी, ऐप सर्वर एंड वेब सर्वर बोथ आर रेडी, डेटाबेस भी मेरा ठीक बन गया है। लेकिन अभी फ्रंट एंड पर जीवाई पे काम चल ही रहा है, टाइम लगेगा उसको। अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरा, देखो टेस्ट क्यों करना है भाई, सीधी सीधी बात है। तो मैं बोलता हूं कि मान लो कि एक पर्सन है, वो बहुत ही फेयर है, गोरा है, एकदम हैंडसम, काफी दिख रहा है, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन सारे बेकार हैं। किसी काम का है वो आदमी? नहीं। नो सर। और एक आदमी एकदम ब्लैक है, निग्रो टाइप से है, बट इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। फंक्शनैलिटी ठीक है मतलब। फंक्शनैलिटी ठीक है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा ना कि फंक्शनैलिटी ठीक होने से ही सिर्फ काम नहीं होगा। किडनी का फंक्शन सही से काम करे, लिवर का सही से काम करे, राइट। इसका मतलब कि बिजनेस लॉजिक अगर सही होगा तो मेरा एप्लीकेशन तो स्ट्रांग बन गया ना। बाकी तो फ्रंट एंड तो क्या है, मेकअप करना है ना, एक तरह से ब्यूटी पार्लर है ना। मैं उसे इंटरेक्टिव बना लूं, खूबसूरत बना लूं, क्योंकि फ्रंट एंड पे क्या होता है, सिर्फ HTML और CSS, राइट। यस सर। मेरा बिजनेस लॉजिक तो सही काम करे सबसे पहले, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। सो उस केस में हम क्या करेंगे? अभी GUI तो बना नहीं है, तो हम बैठ भी नहीं सकते, हमें तो करना होगा टेस्ट करके, क्योंकि GUI जब बनेगा तो मेरे पास इतना तो मैं बता सकता हूँ ना कि मेरा बिजनेस लॉजिक सही काम कर रहा है। अब मुझे फंक्शनैलिटी सिर्फ बटन क्लिक करने पे काम कर रहा है कि नहीं। मान लो कि मैं फ्लिपकार्ट से एक सामान खरीदता हूँ, 10 रुपए का सामान है, 5 सामान खरीदता हूँ, 50 रुपए उसका इनवॉइस होना चाहिए, लेकिन फ्रंट एंड नहीं बना है। और मैं कोड को किसी भी तरह, किसी भी जुगाड़ लगा के मैं चेक कर लूं कि जब सामान क्वांटिटी 1 होती है तो 10 रुपीज प्राइस दिखा रहा है, क्वांटिटी जब 5 कर देता हूं तो उसकी प्राइस 50 रुपीज दिखा रहा है, तो मतलब कैलकुलेशन तो सही कर रहा है, राइट। सिर्फ फ्रंट एंड पे ही तो मुझे बटन जब बन जाएगा तब बटन क्लिक करके देखना है, क्वांटिटी बढ़ा कर देखना है, कम करके देखना है, राइट। तो उस केस में हम ऐप सर्वर को, वेब सर्वर को या ऐप सर्वर को टेस्ट करने के लिए एक टूल का यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टमैन। ये टूल ही बेसिकली फ्रंट एंड से यूजर क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्रड, फ्रंट एंड से यूजर यही काम करता है ना, 4 काम। पोस्टमैन इसी 4 काम को सिमुलेट करता है, एंड क्रिएट इज कॉल्ड पोस्ट, read is called select, update is called put, and this is called delete. पोस्टमैन इसी 4 काम को सिमुलेट करता है, और यूजर फ्रंट एंड से क्या भेजता है, डेटा ही सेंड करता है ना। जैसे आप यहां देखो, मैं टिकट सर्च कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से आप यही काम कर रहे हो ना।
राइट। इंस्पेक्ट एलिमेंट करो आप। नाउ गो टू नेटवर्क टैब। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सर्च बटन। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। नाउ क्लिक ऑन सर्च बटन। मैंने क्या सेलेक्ट किया था यार फ्रंट एंड में? न्यू दिल्ली टू मुंबई 12th का, राइट? सो लेट इट बी कम। ये फ्लाइट डिटेल मुझे निकाल के दिया ये। ठीक है। नाउ सी हियर। मैं क्या डेटा भेज रहा हूँ देखो। दिल्ली टू बॉम्बे 12th, ट्रिप टाइप ओ, पैक्स टाइप इसका कुछ अपना कोड होगा जो फ्रंट एंड पर नाम चेंज कर। कैबिन क्लास इकोनॉमी, कंट्री कोड इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। यही कर रहा था ना मैं? ओ सॉरी, नहीं दिख रहा आप लोग को। इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद देखा था ये आया था स्क्रीन। यही डेटा यूजर भेज रहा है ना? कम ऑन, यूआरएल यही है ना मेरा? Yes, sir. आप इसको देखो, इसे मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड यूआरएल एप्लीकेशन से निकालता हूँ मैं। यहाँ पेस्ट करता हूँ। यही मेरा यूआरएल है ना, देखो सेम है ना दोनों? यस सर। और डेटा में क्या भेज रहा था यहाँ से, ये देखो। अरे सिक्योरिटी कॉपी हुआ। एक सेकेंड। डेटा यही भेज रहा था ना मैं? यही डेटा भेज रहा हूँ ना मैं। और यही चीज देखो यूआरएल में भी है ना, आइटिनरी दिल्ली टू बॉम्बे, डेट ऑफ फ्लाइट दिस, ट्रिप टाइप ओ, पैक्स टाइप ये, इंटरनेशनल फॉल्स, कैबिन क्लास इकोनॉमी, कंट्री कोड इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश। यही चीज है ना? यूजर इतना ही डेटा भेज रहा है। और ये डेटा कहाँ पे है? यूआरएल में भी वही डेटा है ना? जो मैं डेटा भेज रहा था वही यूआरएल के अंदर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. वही है। और मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है? जो भी अवेलेबल फ्लाइट था उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस सर।
इसका मतलब डेटाबेस में कौन सी क्वेरी चल रही है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट, मान लो फ्लाइट टेबल है और ये कंडीशन हम पास कर रहे हैं ना, वेयर आइटिनरी इक्वल टू दिल्ली टू बॉम्बे, डेट ऑफ फ्लाइट इक्वल टू दिस, ट्रिप टाइप ओ एंड पैक्स टाइप दिस, एंड कंडीशन पास कर रहे हैं ना ये चीज, एक तरह से आप देखो तो रिलेट करके। राइट और रॉन्ग? एक तरह से अपने कॉलम को Yes. डिफाइन कर रहे हैं हम, अगर डेटाबेस में देखें तो। यस, कॉलम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कंडीशन हम लिख के भेज रहे हैं। कंडीशन। राइट, सो सेलेक्ट की क्वेरी चली, सेलेक्ट ही की क्वेरी होगी ना ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स से फ्लाइट टेबल है मेरा, वेयर itinerary equal to this and date of flight equal to this, and trip type equal to this, fax type equal to this। यही तो डेटाबेस में क्वेरी भेज रहे हैं ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीज? सेलेक्ट की क्वेरी चलती है तो मेरा डेटाबेस से क्या, जैसे यार सेलेक्ट पे हम सिंपल क्या लिखते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id equal to 10 and job equal to tester। ये क्वेरी भेजते थे ना डेटाबेस में, दिस इज द कंडीशन। यस सर। वही काम तो ये भी कर रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है कंडीशन, एंड लगा हुआ है सब में। और ये मेरा सेलेक्ट का क्वेरी चला तो बेसिकली ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, रीड, डेटाबेस से चीजों को निकाल कर रीड कर रहे हैं ना हम। राइट, नाउ सी इन द, यहाँ पे, हाँ दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ पर कौन सा मेथड चला, गेट। यस सर। हमने जो यहाँ देखा था रीड के केस में कौन सा मेथड चलेगा, गेट। क्लियर? यस सर। जब डेटाबेस रिस्पांस दिया, फ्लाइट का इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाया मुझे, कौन कौन सा अवेलेबल फ्लाइट है, दिखाया ना। सो रिस्पांस कोड देगा, देगा ना। Yes, sir. नाउ सी द रिस्पांस कोड, 200 का दिया, and these are the HTML। HTML फॉर्मेट में GUI पे शो किया उसने रिस्पॉन्स को। वो जितना भी स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, दोज आर ड्यू टू जस्ट फॉर HTML। जैसे ये इमेज का होता है, इमेज उठ के आ रहा है, SRC हम जहाँ पे भी देखोगे इमेज बता रहा है ना, इमेज SRC, इमेज इस लिंक से उठ के आ रहा है। ठीक है, तो HTML आपको सिर्फ वही सारा इंफॉर्मेशन देता है। देखो स्टाइल शीट, क्या, CSS। यस, CSS, ये सब HTML में होता है, दैट्स इट। टाइटल पेज का देखो, मेक माई ट्रिप, तो दीज आर द HTML पार्ट। सो
क्लियर हो गया? गेट के केस में क्या चलेगा? 200, राइट? यस सर। इतना क्लियर है सबको ना अभी गैस? यस सर। कोई को कोई क्वेश्चंस? मैं अभी यहीं पे पॉज करता हूँ, क्योंकि कल मैं फिर पोस्टमैन तो मैं खोल के बैठा था समझाने के लिए, लेकिन अब मैं कल समझाऊंगा। कोई क्वेश्चंस? अभिषेक, अमित, गौरी? यस सर, क्वेश्चन था। लाइक आपने बताया ना पेटीएम को एग्जांपल देके, उसमें तीन अलग प्रोवाइडर्स थे, तो एयरटेल हो गया, हम्म और एक हो गया बैंक, और एक हो गया हम्म, पेटीएम। तो ये तीनों एक ही एपीआई से कनेक्ट रहते हैं? नहीं, बैंक अपना एपीआई दे रखे है, पेट एयरटेल अपना दे रखे है एपीआई, तो इनसे पेटीएम कनेक्ट करने इसको। वाला कॉमन चीज कौन सी है फिर? इनको कॉमन चीज तो होगी ना, एक जो इन तीनों को कनेक्ट करती होगी। ठीक है, बताता हूँ। गौरी, खुशबू, आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चन है तो? एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूँ। नो क्वेश्चंस? देखो क्या होता है, ये पेटीएम का जीयूआई है, ठीक है? सो सबसे पहले आपने पेटीएम पे लेट से अपना मोबाइल नंबर डाला जीयूआई पे, ठीक? तो जब जीयूआई आप पे डाला आपने मोबाइल नंबर और कितने अमाउंट से रिचार्ज करना है, और आपने लेट से प्रोवाइडर भी सेलेक्ट कर दिया, तो पेटीएम एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सबसे पहले अपने ऐप सर्वर को। ऐप सर्वर देखेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, तो पेटीएम पे जिस एड्रेस, जिस पेज से आपका रिक्वेस्ट जा रहा है, ओके, सो जिस पेज से रिक्वेस्ट जा रहा है वो समझेगा अच्छा इस जगह से आ रहा है, इसका मतलब है कि यूजर किसी मोबाइल को रिचार्ज करना चाहता है, ठीक? तो बोलेगा अच्छा ये देखेगा कि यूजर ने क्या क्या डेटा भेजा है। तो देखिएगा यूजर ने मोबाइल नंबर भेजा है, यूजर ने सर्विस प्रोवाइडर का नाम भेजा है, और यूजर ने इस अमाउंट भेजा है। तो बोलेगा ठीक है, तीन चीज जो जरूरी है यूजर ने तीनों चीज दिया है। तो अब ऐप सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक एपीआई को भेजेगा, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वाला एपीआई अपना दे रखा है यहाँ, ठीक है? ये रिक्वेस्ट आएगा इसके पास, ये रिक्वेस्ट आएगा इसके पास, ये डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि जो यूजर का नंबर पेटीएम भेज रहा है वो मेरे मेरे द्वारा इश्यू किया गया है कि नहीं, उस नंबर को वही सर्विस प्रोवाइडर इश्यू किया है कि नहीं। उसने देखा कि नहीं मैंने इश्यू नहीं किया, तो वो वहीं से रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देगा, बोलेगा कि नहीं रॉन्ग नंबर। अगर बोलेगा कि नहीं ठीक है, डेटाबेस में चेक किया कि हाँ यूजर का नंबर हमारे ऑपरेटर हम ही ने इश्यू किया, चलो फर्स्ट थिंग गुड।
ना अब यूजर लेट से कि 100 रुपीज से डिनोमिनेशन से रिचार्ज करना था और आपने वहां पे 91 रुपीज का डाल दिया और 91 रुपीज का कोई भी पैकेज नहीं है, तो वो नियर बाई जो भी पैकेज होगा उससे रिचार्ज मार देगा, क्योंकि उसको कस्टमर से पैसा लेना है। और हो सकता है आपको 10 दिन का बोल दे कि 2 GB इंटरनेट हम आपको दे दिए, उसे कस्टमर से पैसा लेना है। कायदे से क्या होना चाहिए था, उसे रिटर्न करना चाहिए था कि यूजर वॉइस सर्विस खोज रहा है या इंटरनेट सर्विस खोज रहा है। लेकिन चूंकि बिजनेस ओनर है, उसने अपना डिसाइड किया कि यूजर कुछ भी भेज रहा है मेरे पास, अमाउंट अगर भेज रहा है तो हमें उसे कुछ ना कुछ रिचार्ज करके दे देते हैं। सो उसने रिक्वेस्ट को यहाँ भेजा, ठीक है, और इसने रिस्पॉन्स यहाँ दिया। ये रिस्पॉन्स इसके पास गया कि रिचार्ज सक्सेसफुल, इसने इसे मैसेज दिया रिचार्ज सक्सेसफुल, इसने आप, अच्छा रिचार्ज यहाँ तक आ गया, रिक्वेस्ट, वेट, रिक्वेस्ट यहाँ आ गया कि हाँ ये नंबर सब कुछ सही है, ये सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ सही है, एवरीथिंग। तब इसका ऐप सर्वर अब बोला कि चलो यूजर का फोन नंबर तो वेरीफाई हो गया, रिचार्ज अमाउंट भी वेरीफाई हो गया कि कितना से करवा रहा है, और उसका इसके पास सर्विस प्रोवाइडर के पास डिनोमिनेशन में है भी, इससे रिस्पांस मिला। अब ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा बैंक सर्वर के पास, ठीक है। हाँ, अब ये एक रिक्वेस्ट भेजता है बैंक सर्वर के पास और बोलेगा ये लो, यूजर का मोबाइल नंबर सही है, वैलिडेटेड है, यूजर को जो डिनोमिनेशन से रिचार्ज करवाना है दैट इज आल्सो वैलिडेटेड। अब तुम यूजर को बैंक अकाउंट से, ये बोलेगा मुझे इतना पैसा चाहिए, तो इसका बैंक चेक करेगा डेटाबेस में कि इस यूजर के अकाउंट पे उतना पैसा है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो बोल देगा इनसफिशियंट अमाउंट, और ये प्रोसेस इसके पास आएगा और रिचार्ज नहीं होगा, आपका दिखा देगा रिचार्ज अनसक्सेसफुल, बैंक बैंक कुछ भी कि लो बैलेंस और समथिंग। लेकिन मान लेते हैं कि पैसा है, तो ये बोलेगा ठीक है 100 रुपीज देना है ना, ये लो तुम्हें हम दे दे रहे हैं। ये इसे देगा रिस्पॉन्स, और ये पेटीएम को देगा। अब पेटीएम फिर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है पैसा मेरे पास 100 रुपया आ गया। एयरटेल बोलेगा कि भाई हमने तुम्हें अभी पहली बार में क्या बताया है कि हाँ यूजर का मोबाइल नंबर ठीक है, डिनोमिनेशन भी करेक्ट है, तो पेटीएम के पास अब 100 रुपीज आ गया। अब पेटीएम फिर से इसे बोलेगा तो इसका मोबाइल रिचार्ज करो, ये रिक्वेस्ट फिर से इसके पास आएगा। एक सेकेंड, अब पेटीएम इसको बोलेगा कि हाँ भाई पैसा मेरे पास आ गया है 100 रुपीज, इसे 100 रुपीज देगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर 100 रुपीज को आपके मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में स्टोर करेगा कि इस यूजर का 100 रुपीज मेरे पास आ गया, तो मैं अब रिचार्ज उसका कर, आपका रिचार्ज करेगा, लेकिन एक कम्युनिकेशन पेटीएम को करेगा रिचार्ज सक्सेसफुल का, और ये मैसेज इसके पास आएगा, ये मैसेज इसके पास आया, एंड देन फाइनली वो आपको बताएगा रिचार्ज सक्सेसफुल। अब जब आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया, तब क्या करेगा कि ये अपने डेटाबेस में आपका एक स्टोर करेगा, जिससे कि इन फ्यूचर कभी आपको इनवॉइस देना पड़े तो आप आ जाओ और डेटाबेस से निकाल लो कि पेटीएम के थ्रू आपने रिचार्ज किया है, एंड इसे फिर एक मैसेज देगा सक्सेस का, ठीक है स्टोर हो गया व्हाटएवर। ना अब ये जो पूरा प्रोसेस चला, तो बेसिकली बैंक वेरीफाई करने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, राइट। तो जब बैंक वेरिफिकेशन करता है तो बैंक के अकाउंट से आपका 100 रुपये कटा,
तो ये आप देखोगे अपना जब बैंक का डिटेल आप देखोगे तो दिखाएगा पेड टू मर्चेंट पेटीएम और एक रेफरेंस नंबर दिखाएगा। लेट्स से, ठीक है, कि आपने कहाँ पेमेंट किया, उसका रेफरेंस नंबर क्या है। पेटीएम के पास पैसा आया, पेटीएम जब एयरटेल को पैसा देगा तो एयरटेल क्या करेगा ना, इस रेफरेंस जो रिटर्न करेगा एयरटेल, रिटर्न, हाँ, ये जो है एयरटेल अपना एक अलग रेफरेंस नंबर देगा। एयरटेल एक अपना अलग रेफरेंस नंबर देगा। और लेट्स से ये है 89756, ये अपना एक अलग रेफरेंस नंबर देगा एंड वो चीज जाएगा इसके पास। ये सक्सेस का मैसेज दिया, साथ ही साथ जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा सो ये रेफरेंस नंबर भेजेगा। एयरटेल ने आपका मोबाइल रिचार्ज करवाया ना, तो कल को आपको बात करना होगा तो एयरटेल से बात करोगे तो उसको ये रेफरेंस नंबर आप दोगे, राइट। ये रेफरेंस नंबर इसका भेजेगा और अपने पास पेटीएम के डेटाबेस में ये रेफरेंस नंबर भी स्टोर होगा, जो कि मेरा रेफरेंस नंबर किसका है, सर्विस प्रोवाइडर का। और एक दूसरा रेफरेंस नंबर भी होगा ये रेफरेंस नंबर है आपका 25896। और ये किसका रेफरेंस नंबर है, बैंक का। ये प्रोसेस होता है। गॉट इट लक्ष्य। यस सर, मतलब मल्टीपल एपीआई से भी एक कनेक्शन बन सकता है। कलेक्शन का है। कनेक्शन हो गया ना इनके बीच। हाँ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है ना। अभिषेक, वेब सर्वर एंड ऐप सर्वर में डिफरेंस क्या, मोस्ट कन्वीनियंट डिफरेंस। यार दोनों अलग अलग चीज है, डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों अलग अलग है ना। एप्लीकेशन सर्वर, डॉक्टर, एप्लीकेशन सर्वर पे सिर्फ प्रोग्राम होता है, बिजनेस का लॉजिक लिखा होता है। उस बिजनेस लॉजिक में कोई भी डेटा जाता है तो वो बिजनेस लॉजिक उस डेटा को लेके कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, राइट। वो आउटपुट तो डेटाबेस में स्टोर करवाना है ना, तो वो आउटपुट कौन लेके जाएगा डेटाबेस में, तो वो ऐप सर्वर को, ऐप इसको वेब सर्वर को दे देता है या एपीआई को दे देता है। बोलता है ये लो डेटा, जाके तुम डेटाबेस में स्टोर कर दो। एक तरह से वेब सर्वर पाथ हो गया। यस, वेब सर्वर बेसिकली पाथ नहीं हुआ, कम्युनिकेटर हुआ, लेकिन उस कम्युनिकेशन के लिए पाथ चाहिए ना। यस सर। तो वो पाथ क्या होता है वो मैं कल बताऊंगा आपको। अभी जैसे हमारा मेक माई ट्रिप का हमने देखा था, बेसिकली पाथ था, उसमें देखे थे www डॉट या HTTPS था पहले, राइट। यस सर। तो उससे कैसे वो होता क्या है बेसिकली वो मैं कल बताऊंगा। दैट इज बेसिकली URI। ठीक है। यस सर। और एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बताइए। सर वही कि ये जो हम लोग ऐप जो स्क्रिप्ट करते हैं, मतलब उसका स्क्रिप्ट जो होता है वो हमेशा HTML में ही लिखते हैं क्या?
आपको लिखना ही नहीं है। नहीं आपका मतलब जो लिखता है वो होता है क्या सर, हमेशा उसी में लिखा जाता है? दो चीज होता है यार, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वहां पे सिर्फ HTML ही नहीं होता। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तभी तो मैंने बोला ना कि अभी बना ही नहीं है फ्रंट एंड। पहले था कि जल्दी बन जाता था, जैसे मैंने आपको दिया ना कि फ्रंट एंड 10 दिन में बन गया और मिडिल लेयर ऐप सर्वर बनने में 5 महीने लग गए, राइट। तो अब फ्रंट एंड में भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन इस बनेगा सब कुछ एचटीएमएल के बिना तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये मान लो। लेकिन अब वहां पे कुछ ओके। और टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे नोड जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, जावा स्क्रिप्ट, ये और फास्ट, बेसिकली यूजर तो एक्सेस फ्रंट एंड को करेगा ना। मैं अगर एक्सेस करूंगा तो www.makeMyTrip.com को एक्सेस करूंगा ना। तो यस सर। वो पेज तो जितना जल्दी अपलोड होगा, परफॉर्मेंस सिस्टम का उतना अच्छा होगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो आ गई, नोड जेएस, जावा स्क्रिप्ट, ये सब उसे फ्रंट एंड को फटाफट चीजों को अपलोड करती है जल्दी। क्लियर? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ठीक है, हम लोग फिर कल करते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो अब हम लोग अपना टाइम, एक सेकंड पहले मैं इसको यहीं पे करता हूँ।